हेलो एवरीवन। कल मैंने बताया था एमएलएम सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते थे उनके बारे में। आज एक एक टॉपिक को नोट्स के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है और इस टॉपिक पे हमें लिखना क्या है। ये सारे टॉपिक आज क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी जितनी हो सके। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो ये मैं बना रही हूँ आपके लिए नोट्स में समझाऊंगी, ये नोट्स आपको ये डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगी, उसमें आप ये नोट्स जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। रोल ऑफ पहला क्वेश्चन था, कल मैंने बताया था उसमें कि एमएलटी का क्या रोल है हमारी टोटल हेल्थ केयर में। तो एमएलटी जो है उसका क्या रोल है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो एमएलटी का क्या रोल है, हमारी जो लैब सर्विस है, मतलब देखो लैब जो है उसको हेल्थ केयर में नेटवर्क बांटा गया है उनका। ठीक है, लैब सर्विस का हेल्थ केयर में नेटवर्क बांटा गया है। वो हेल्थ केयर में नेटवर्क लैब सर्विस का कैसे बांटा गया है, पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड है सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड थर्ड है टर्शियरी हेल्थ केयर। तो अगर एमएलटी का रोल आ जाए तो आप ये डिस्कस कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो कि लैब सर्विस जो है उसको हमें उसका नेटवर्क जो है वो आगे बांटा गया है हमारे टोटल हेल्थ केयर में। ठीक है, तो पहला इसमें आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, जो हमारे गांव में क्या होता है, प्राथमिकता वो होते हैं ना स्वास्थ्य केंद्र, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब बहुत ही कम टेस्ट होते हैं। एचबी का टेस्ट हो गया या फिर यूरिन टेस्ट हो जाता है, उसमें प्रेगनेंसी की प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, किसी को एनीमिया है या नहीं है, तो वो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में। प्राइमरी हेल्थ केयर हमेशा प्रमोट करती है, कोई भी हेल्थ केयर है, तीनों हेल्थ केयर प्रमोट करते हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स को, मतलब हमारी लैब को हमारे हम प्रमोट करती है कि भाई हम अच्छा काम करें। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हमें क्या करना है, इसका मेन फंक्शन है कि हमें मतलब ये छोटी होती है, जैसे हर एक गांव में 2-3 गांव में मिलके या फिर एक गांव में कोई बड़ा गांव है तो उसमें पीएचसी सेंटर होता है जिसमें छोटे मोटे टेस्ट लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एनीमिया की जांच होगी, प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, तो अब इनमें मेन फंक्शन क्या है हमारे पीएचसी का, उसको हम बताएंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट डिजीज को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाँच करते हैं और उनका कुछ सैंपल का कलेक्शन करते हैं। अब जैसे जरूरी मैंने तो सिर्फ ये बताया कि कुछ ही टेस्ट आपके यहाँ पे लगते हैं, कुछ टेस्ट हमारे कहाँ लगते हैं, कुछ ही लिमिट के टेस्ट है जो पीएचसी सेंटर में लगते हैं। पर अगर हमें कोई पेशेंट आ गया तो उसकी भाई अगर कोई अपनी परेशानी बता रहा है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, तो हमें उसका सैंपल कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लैब में पहुंचाना है। जैसे वाटर का सैंपल हो गया, सीरम का, फिजिक्स का सैंपल, स्टूल का सैंपल, ये हम डिस्ट्रिक्ट लैब में जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है वहाँ पे पहुँचाएंगे। ठीक है, और हम जो भी और नोटिफाई करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जैसे सेकेंडरी हेल्थ केयर कहाँ मिलेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर में जो सीएससी सेंटर होता है। ठीक है, तो उसको नोटिस करेंगे क्योंकि वो भी क्या है, एक पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करते हैं, अब आगे बता रहे हैं कि जो पीएचसी सेंटर है उसका क्या काम है, तो वो स्क्रीनिंग करता है हमारे प्रेग्नेंट वुमेन, कोई जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एनीमिया तो नहीं है, और हमारे हेल्थ केयर को प्रमोट करता है और हेल्थ जो रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है पीएचसी सेंटर, कि भाई किसका जन्म कब हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़, जन्म प्रमाण पत्र अगर पीएचसी में जन्म हुआ है या फिर मतलब और बहुत सारी डिटेल रखता है हमारे। उसके बाद और जो भी रिपोर्ट्स आई है हमारी प्रिपेयर करके कहाँ भेजता है, हमारे सीएससी को, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लैब है वहाँ भेजता है। और उसके बाद आता है
सेकंड रोल जो हमारी लैब सर्विस में सेकंड रोल है सेकेंडरी हेल्थ केयर का, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो एक थोड़ा बड़ा है। मतलब पीएससी में तो लिमिट के टेस्ट लगते थे, पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर में बहुत सारे टेस्ट लगते हैं डिस्ट्रिक्ट लैब में, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरियस टेस्ट परफॉर्म होते हैं। रेफर जो भी स्पेसिमेन आया है उसका मतलब कोई भी स्पेसिमेन हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, ठीक है, या फिर यूरिन का, स्टूल का, स्पुटम, कोई भी अगर सैंपल जो आया है उससे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लैब में। और ये इंस्पेक्शन करता है, जांच करता है पीएससी लैब की कि पीएससी लैब सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है। और उनको अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है पीएससी लैब को तो डिस्ट्रिक्ट लैब देती है। और डिस्ट्रिक्ट लैब को जरूरत है या डिस्ट्रिक्ट लैब की जो जांच है वो ट्रस्टी हेल्थ केयर करता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है, बड़े पैमाने पे है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड ट्रस्टी हेल्थ केयर, जिसे रीजनल हेल्थ केयर भी बोलते हैं। और इसमें हमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रमोट करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट जो बहुत स्पेशल टेस्ट है, जैसे हार्मोन टेस्ट है, एंजाइम टेस्ट है, ठीक है, जो बड़े लेवल के टेस्ट है, ट्यूमर टेस्ट है, तो वो सारे टेस्ट हम ट्रस्टी हेल्थ केयर में करते हैं। और ये इसमें ब्लड बैंक भी होता है, ठीक है, ब्लड बैंक भी चलता है साथ साथ लैब के। और जो भी डिस्ट्रिक्ट लैब को रिएजेंट कंट्रोल स्टैंडर्ड कुछ भी चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट लैब को ट्रस्टी हेल्थ केयर ही प्रोवाइड करता है। और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करना है तो उसमें मेन रोल होता है इसका, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लैब को इंस्पेक्शन, हम देखो मैंने बताया था पीएससी को इंस्पेक्शन कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट लैब वाला। और जो डिस्ट्रिक्ट लैब को इंस्पेक्शन कौन करता है, ट्रस्टी हेल्थ केयर वाला, ठीक है। सिर्फ इतना आपको लिखना है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि भाई जो रोल ऑफ एमएलटी पूछा गया है तो हमें क्या करना है, कोई भी जैसे पेशेंट है या फिर कोई है तो उसकी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं हम, ठीक है, डायग्नोज करते हैं। यहाँ पे आप लिख लो हेडिंग कि रोल ऑफ एमएलटी इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो डायग्नोज करने में मेन रोल होता है। डायग्नोज का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, जांचना, ठीक है। तो डायग्नोज कोई भी स्पेसिमेन आया है उससे डिजीज डायग्नोज करने का काम होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट वो कितना काम कर रहा है, ट्रीटमेंट कितना, ये सब हेडिंग है, मेन हेडिंग है ये। और इनकी सब हेडिंग हम आगे बांट देंगे कि भाई ये जो डायग्नोसिस करता है वो क्या जांच करता है, हमारे सीरम सैंपल मतलब जो भी सैंपल आते हैं उन सब की जांच करने में मेन रोल होता है इसका। और ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस वो ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है, वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है, उसको देखने के लिए भी हम एमएलटी का रोल होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का रोल होता है, ठीक है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और या फिर इसको डायग्नोसिस को स्क्रीनिंग भी लिख सकते हो कि कोई भी बीमारी है उसकी जांच करनी है, स्क्रीनिंग करनी है कि भाई मलेरिया अगर फैल रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करनी, डेंगू फैल रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग करनी, ठीक है। उसके बाद एक ये भी आता है कि ट्रीटमेंट हो गया। और एक कोई भी डिजीज़ अगर फैल रही है, जैसे कोविड ही है, कुछ भी लगा लो, कोई भी डिजीज़ अगर वो फैल रही है तो उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। अगर देखो किसी एक को कोई बीमारी है और वो जांच कर ली कि भाई इसको ये डिजीज़ है तो उससे हमें बचाव कर सकते हैं ना, हम प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं हम डिजीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे बुक में टेबल भी दे रखी है इसकी कि रोल ऑफ एमएलटी बीच में लिख रखा है और ये सब पॉइंट्स है उसके, और इनको थोड़ा डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो रोल ऑफ एमएलटी में, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लैब मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन था कि हमारी जो लैब है उसको मैनेज कैसे करना है, मतलब उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, हम उसे कैसे चला सकते हैं, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो पहले हमें फोरकास्टिंग और प्लानिंग करनी है लैब की, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है। देखो पहले कोई लैब बनाएंगे हम तो पहले उसकी जांच, पहले उसकी प्लानिंग करेंगे ना, भविष्यवाणी करेंगे कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, मतलब पहले से ही सोचेंगे, पहले से ही उसकी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसका निर्माण करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब निर्माण करना, ठीक है। फिर उस पर जो चीज़ निर्माण हुई है उस पर कंट्रोलिंग और कमांडिंग का भी काम है। आप ये बीच में ऐसे बना सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ लैब मैनेजमेंट का काम है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले
फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, फिर कमांडिंग, फिर कंट्रोल, फिर कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद है, अब जैसे इसमें हम बता रहे थे प्रिंसिपल ऑफ लैब मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो इसमें आपको अब ये तो आपको मेन हेडिंग बताइए, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लानिंग टेक्निक क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टेक्निक, तो वो आपको इसमें यही लिखना है कि प्लानिंग टेक्निक क्या है, हमारे गोल को आइडेंटिफाई करना है हमें। ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलो, जो हमें जिस लाइन से हमें चलना है वो एक्शन करना है, उसको फॉलो करना है, और जो भी स्टेजेस आ रही है बीच में उसको पास आउट करना है। और फिर उसके बाद जो मेथड यूज़ कर रहे हैं अचीव गोल करने के लिए, वो हमें मेथड मतलब डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई चीज़ का ऑर्गेनाइज करना, मतलब बनाना है, उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मटेरियल ह्यूमन कहाँ से अरेंज करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें आती है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, टूल्स, रेजेंट, पर्सनल क्या होता है जो वर्कर वहाँ वर्क करेंगे। ठीक है, मैनेजर, सुपरवाइजर वो कहाँ से क्या करेंगे, फाइनेंशियल, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ठीक है, आप इतना ही कर सकते हो, उन दोनों को डिस्कस कर सकते हो और इनकी हेडिंग डाल सकते हो। कमांडिंग का मतलब है जो हमें लैब ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है तो उसको मतलब उसका अच्छा रिजल्ट आए, ऑप्टिमम रिजल्ट आए, उसको देखने के लिए कमांड करना चाहिए ना। तो एक मैनेजर या फिर कोई भी रख सकते हैं, मतलब गुड लीडरशिप भी, जो क्या कर सकता है, हमारे फॉलो कर सकता है, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें जो भी पर्सनल जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहा है उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कमांड करने वाला अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी लैब ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुँचेगी जहाँ तक हम सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे गोल, जैसे कि कुछ एग्जांपल है लीडरशिप। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि राइट द गुड क्वालिटी या फिर राइट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो उसमें आपको ये लिखना है कि एक लीडरशिप की जो लैब को चला रहा है, मतलब लैब मेन उसको कमांड कर रहा है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल के काम करना है, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और सबको यूनिटी में रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो उसमें लीडरशिप वाले में, या फिर लीडरशिप के अलग पॉइंट्स बना सकते हो आपकी एक, उसको बहुत सारी मतलब उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी वो पर्सनल वहाँ पे रख रहा है तो उसकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उन सबके साथ उसका अच्छा मतलब एक यूनिटी होनी चाहिए और वो उन पे कमांड करे। ठीक है, और इन सब का मेन एम होता है यूनिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि जो भी हम अचीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से लैब गोल अचीव कर रहे हैं तो उसमें कंबाइन इफेक्ट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब योगदान करना एक दूसरे का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग यही है, योगदान करना। कोऑर्डिनेटिंग हो गया है। अब कंट्रोलिंग, कि कोई भी हम जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन को नहीं भूलना है कि प्रिंसिपल ऑफ लैब मैनेजमेंट, हमारा जो लैब मैनेजमेंट है उसको उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसा लैब मैनेजमेंट होना चाहिए। तो पहले फोरकास्टिंग प्लानिंग करना है हमें। ठीक है, कि भाई कोई चीज़ है उसको कैसे फोरकास्ट कमांड करना है, मतलब कि भाई कैसे उसकी प्लानिंग करनी है पहले, फिर उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, निर्माण करना है, फिर उस पर कमांड कैसे करना है, फिर कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे का योगदान होना चाहिए उसमें। ठीक है, कंबाइन इफेक्ट लगना चाहिए, और फिर है कंट्रोलिंग, कि उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो रूल रेगुलेशन से कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं, रूल दिए जाते हैं, उस पर हम कंट्रोल करके उस चीज़ को कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे एरर होने का चांस सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ लैब मैनेजमेंट। इसमें आप इसमें ये भी कवर हो गया है कि प्लानिंग टेक्निक जो है उसका प्रोसेस क्या है। प्लानिंग टेक्निक का प्रोसेस मैंने बताया था कि प्लानिंग टेक्निक को पहले हमें गोल को आइडेंटिफाई करना है, फिर जिस लाइन ऑफ एक्शन से वो गोल हमें अचीव हो सकता है उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करने के बाद उसमें हमें क्या करना है, फॉलो करने के बाद उस गोल को हमें जो भी रास्ते जो भी मेथड्स यूज़ होंगे उसको प्राप्त करने के लिए वो मेथड भी हमें फॉलो करने हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, प्लानिंग अगर 10 नंबर में आ जाए तो इतना थोड़ी ना लिखेंगे, प्लानिंग में आप ये भी लिखेंगे कि जो प्लानिंग टेक्निक है उसमें हमें सबसे पहले फोरकास्टिंग करनी है कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसका सर्वे करना है कि भाई ये चीज़ करेंगे तो वो चीज़ कितनी हमें अच्छी रिजल्ट देगी, उसकी सर्वे करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, फिर शेड्यूल बनाएंगे, फिर मैनेजमेंट करेंगे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो प्लानिंग टेक्निक में ये भी डालना है आपको। फिर उसके बाद प्लानिंग टेक्निक में ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं कि हमें गोल को टारगेट करना है, चूज़ करना है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव जो रूट्स है उसको भी इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूटिंग का मतलब है समाधान करना, कि एक दूसरा तरीका भी होना चाहिए ना, अगर भाई कोई तरीका फेल हो गया है तो दूसरा भी होना चाहिए ना उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन, तो अल्टरनेटिव रूट्स भी के लिए भी होना चाहिए। और जो भी स्पेसिफाई गोल कर रहे हैं उसका हमें प्लान पहले से ही डिसाइडिंग करना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है उसमें, ये भी ऐड कर लेना है प्लानिंग वाले में, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक था हमारा कि जो हमारी लैब है उसमें फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। फ़िज़िकल फैसिलिटीज़, तो फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, एक तो हमारा क्या होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले सबसे पहले तो है सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे जो हमारी लैब है उसकी सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, वहाँ पे क्राउड ही नहीं होना चाहिए, मतलब भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पे एरर होने के चांस ज़्यादा है। मतलब जैसे मान लो सैम्पल कलेक्शन ही है, अगर वो छोटा है बहुत ज़्यादा तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड ही रहेगा, तो पेशेंट भी उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा और जो जॉब कर रहा है वहाँ पे उसको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा और उसमें गलतियाँ होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो एरर से बचने के लिए हमें सफिशेंट स्पेस रखना है लैब का, ठीक है। और उस पर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। मेन हेडिंग है, आप सब हेडिंग डाल लेना, ठीक है सब, और मैं नोट्स जब दूंगी उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वाटर सप्लाई भी प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशंस की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए कि जो चीज़ हम ड्रेन कर रहे हैं उसको ड्रेन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। BMW डिस्पोजेबल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वर्क बेंचेस, जहाँ पे जो काम करते हैं तो वर्क बेंचेस स्टेबल भी होनी चाहिए। ये फिज़िकल फैसिलिटी सारी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे लैब में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड बॉक्स और जो अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो भी होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स और जो अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, अदर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है वो सारे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं मेन, अब इनको सब एडिंग कर सकते हो आप इसमें, और मैंने इसमें कुछ नहीं है सब एडिंग में कि BMW डिस्पोजेबल में हमें जो डिस्पोज करने की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए। और वर्क बेंचेस स्टेबल, हमें काम करने के लिए वर्क करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वाटर सप्लाई प्रॉपरली होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए कि कोई चीज़ हम ड्रेन कर रहे हैं तो क्लियरली ड्रेन हो जाए। फर्स्ट एड बॉक्स में फायर एक्सटेंशन और सारी चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स उनकी कभी भी नीड पड़ सकती है हमें, ये फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए हमारी लैब में, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक था लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ क्लिनिकल लैब। लेआउट एंड डिज़ाइन कैसा होना चाहिए हमारे क्लिनिकल लैब का, तो क्लिनिकल लैब ऐसी होनी चाहिए कि हम स्मूथली उसमें वर्क हो सके, स्मूथली वर्क फ्लो हो सके उसमें, कि कोई रुकावट ना आए, आसानी से उसका वर्क फ्लो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए लैब का आगे सैंपल कलेक्शन किया जल्दी से उसको प्रोसीजर हो जाए, ठीक है। तो स्मूथली वर्क होना चाहिए उस पर, और जो वर्क स्पेस है वो काफ़ी सफिशेंट होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम रिस्क, मिनिमम मतलब बहुत ही मिनिमल रिस्क करना है हमें कि कोई भी चीज़ है ताकि मिनिमम रिस्क हो सके, ठीक है। मतलब कोई ऐसा जोखिम ना हो, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जो कम से कम दुर्घटना हो, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए हमारी लैब का, ठीक है।
और सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप ये भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कुछ कि प्रॉपर वेंटिलेशंस भी होना चाहिए हमारी लैब का, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी और ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए कि भाई हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए कि भाई कभी आग लग जाए तो उस पर हमें कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट एंड डिज़ाइन में आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो कि हमारी जो लैब है उसका लेआउट एंड डिज़ाइन कैसा हो सकता है। तो लेआउट एंड डिज़ाइन में हमारी जो लैब है उसको लेआउट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें क्लिनिकल लैब होती है हमारी, ठीक है। तो उसको एक डिपार्टमेंट हो गया क्लिनिकल पैथोलॉजी और एक है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और एक है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी जो डिजीज़ की स्टडी होगी, तो हेमाटो, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और रूटीन पैथोलॉजी, ये सारे क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स में आ गए। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी की भी स्टडी हो जाएगी, किसी को बैक्टीरिया की देखना है, वो सारी चीज़ें करनी है, उसको डिटेक्ट करना है और माइकोबैक्टीरिया की भी डिटेक्ट करना है, ट्यूबरक्लोसिस को भी, वायरोलॉजी को भी, माइकोलॉजी, फंगी की स्टडी करनी है, पैरासाइट की, इम्यूनिटी की। तो ये सारे हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में डाल सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल जो एनालाइजर है, हार्मोन एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, ये सारे। अब तो इनको आगे डिपार्टमेंट में भी बांटा गया है। जो हार्मोन एनालाइजर है उसको हमें अलग डिपार्टमेंट से भी बांट सकते हैं हम उसको, और ऐसे सीरोलॉजी को भी अलग डिपार्टमेंट से बांट सकते हैं। पर ये मेन सब वो है, ठीक है, मेन लैब के डिपार्टमेंट्स है हमारे पास। अब इनके आगे आप लिख सकते हो कि अब देखो लेआउट एंड डिज़ाइन में और क्या लिख सकते हो। 10 नंबर में आ गए तो हिमैटो के बारे में लिखोगे कि इसमें हम स्टडी करते हैं ब्लड की और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड से जो भी टेस्ट है, सीवीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसका ईएसआर करेंगे, पीटीआईएनआर, कोगुलेशन की स्टडी करेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू को देखेंगे, उसको साइटोसेल की देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो आपकी बैक्टीरिया को देखने के लिए। वायरोलॉजी, इसमें वायरस की स्टडी करेंगे, इस ब्रांच में फंगी की स्टडी करेंगे, इसी में बायोकेमिकल में बायोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे, हार्मोन्स। ये चीज़ आप आगे सब हेडिंग डाल सकते हो, जैसे ये डाल रखी है कि हेमाटोलॉजी सेक्शंस में हम परफॉर्मिंग करते हैं ब्लड टेस्ट, जो भी ब्लड डिसऑर्डर है जैसे एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उनको स्टडी कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो डिजीज टिश्यू है, जो चेंजेस हो रहा है टिश्यू में, जो वेरियस डिजीज को कोज कर रहा है, वो हम देख सकते हैं। और इसमें स्टडी जो भी हमारे सेल है उसका फंक्शन स्ट्रक्चर देखने के लिए इस सेक्शंस में देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लैब के डिपार्टमेंट से कुछ सेक्शंस है, इनको आप बता सकते हो इनके बारे में, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये सारे हमारे लेआउट एंड डिज़ाइन का पार्ट है। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड यूनिट पे आते हैं हम, ठीक है। सेकंड यूनिट में कुछ नहीं है। सेकंड यूनिट में एक टॉपिक है, एक टॉपिक तो है जॉब ऑपरेशंस और एक है टॉपिक जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो सेकंड यूनिट करते हैं अब। सेकंड यूनिट में पहला टॉपिक था लैब। पहले बता देती हूँ मैं रफली सा जल्दी सी कि लैब ऑर्गेनाइजेशंस में लैब का निर्माण करना है और वो ऐसे ऑर्डरली स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सारी चीज़ें वर्किंग ऑर्डर में चल सके। सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करें तो वर्किंग ऑर्डर में हमारी लैब चल सके। और ऑर्गेनाइजेशन में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम एक गुड प्लानिंग और गुड आइडिया से उसकी अच्छी योग्यता बना सकते हैं लैब की, ठीक है। और उसके बाद आप ये टेबल भी बना सकते हो कि लैब ऑर्गेनाइजेशंस में किन किन इंसानों की जरूरत पड़ती है, हमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स ये बांट रखे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, एक लैब मैनेजर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, जो आगे बता रखे कि पैथोलॉजिस्ट का क्या काम है, डिप्टी, ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद है जो लैब ऑपरेशंस था हमारा। लैब ऑपरेशंस में हम जो लैब में वर्क कर रहे हैं वो किस मैनर से कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब काम। तो लैब में जो काम कर रहे हैं उस किस मैनर से लैब का फंक्शन चल रहा है। तो आप पहले पेशेंट आया हमारे पास, प्री एग्जामिनेशन हुआ उसका, मतलब पहले उसका टेस्ट सिलेक्शन करेंगे, भाई टेस्ट क्या करना है, फिर उसका सैंपल लेंगे, फिर सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा पेशेंट के सैंपल के साथ, एग्जामिनेशन फेज चलेगा जिसमें हमें जांच होगी उसकी। फिर उसके बाद पोस्ट एग्जामिनेशन फेज आता है जिसमें रिपोर्ट बनेगी, क्रिएशंस होगी रिपोर्ट की, फिर ट्रांसपोर्ट हो गए और फिर जो डॉक्टर को दिखा रहा था फिजिशियन डॉक्टर के पास जाएगा। इस तरह से हमारे
लैब का ऑपरेशन से वर्क फ्लो चलता है लैब ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अगर लैब ऑपरेशंस आता है तो आपको ये लिखना है, और लैब ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बता ही दिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया था मैंने, किसी भी जॉब का हमें डिस्क्रिप्शन बताना कि भाई ये जो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कोई भी चाहे लैब टेक्नीशियन हो, लैब मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर वो जो जॉब कर रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन करना, मतलब उसको बताना उसका क्या, मतलब वो क्या काम कर रहा है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या स्किल है, वो आती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका टाइटल होना चाहिए, लोकेशंस कहाँ जॉब कर रहा है, ड्यूटी समरी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ का समाधान करना। तो इवोल्यूशन मेथड ये दो आते हैं, नॉन एनालिटिक मेथड आता है एक, तो एक एनालिटिक मेथड आता है जिसमें जांच करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं हम, और एक पॉइंट रैंकिंग करते हैं। इसमें रैंकिंग मेथड और ग्रेडिंग मेथड है, ठीक है। और जॉब इवोल्यूशंस में क्या है कि मतलब इवोल्यूशंस का मतलब था कि जो भी हम जो एम क्या है इवोल्यूशंस का, कि हम जो लैब में जो काम कर रहे हैं वो उसमें फुलफिल हो सके, कि हमारी योग्यता और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके, मतलब हमारी जो निपुणता योग्यता लैब की है उसको हमें फुलफिल कर सकते हैं। ये समाधान, ये उद्देश्य होता है हमारी लैब इसका इवोल्यूशंस का, ठीक है। इवोल्यूशन एक सिस्टमेटिक टर्म है जिसमें हम कंप्लीट करना होता है हमारे प्रोजेक्ट वर्क जो दिया गया है, और उसमें कैसे हमारा रिजल्ट आए वो इवोल्यूशंस में आता है। तो सेकंड यूनिट पे कंप्लीट हो चुकी है, अब हम थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट क्या थी हमारे पास, थर्ड यूनिट थी कि भाई लैब, वो थी मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे मटेरियल मैनेजमेंट क्या है। फोर्थ यूनिट की मैंने वीडियो डाल रखी है पहले से ही, तो वो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, फोर्थ यूनिट आपको मिल जाएगी। आज थर्ड और फिफ्थ यूनिट आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगी मैं पूरी। तो थर्ड यूनिट में क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई चीज़ को मैनेज करना, मतलब जो चीज़ मटेरियल आ रहा है उसको मैनेज कैसे करके रखना है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी लैब हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कहाँ से सप्लाई होगा हमारा गुड और सर्विस, ये मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। एम क्या होना चाहिए कि सही समय पे, सही क्वांटिटी में, सही समय पे और सही कीमत में हमें चीज़ें मिले, मटेरियल मिले, मटेरियल अरेंज हो, तो वो आता है हमारे पास। अब मटेरियल मैनेजमेंट पे राइट शॉर्ट नोट आ जाए या नोट आ जाए, राइट व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट इन डिटेल, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या काम है मटेरियल मैनेजमेंट का। हमारी जो मटेरियल प्लानिंग करेंगे उसमें निपुणता अच्छी होनी चाहिए, कहाँ से चीज़ें खरीदनी है, कहाँ से चीज़ें प्राप्त करनी है हमें, कहाँ चीज़ें स्टोर करनी है, कहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, कहाँ पे उसको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारी क्वालिटी एश्योरेंस को ध्यान रखना है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट के में आगे प्रोक्यूरमेंट एक टर्म आती है। प्रोक्यूरमेंट क्या है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें चीज़ें प्राप्त हो रही है, बाय कर रहे हैं हम, गुड्स मतलब चीज़ें, जो चीज़ खरीद रहे हैं वो गुड्स या सर्विस, जो हम चीज़ें लैब या ऑर्गेनाइजेशन के ले रहे हैं, तो जिस प्रोसेस से हमें उसको प्राप्त कर रहे हैं उस प्रोसेस को प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें इतना करना है इसमें। उसके बाद आता है एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसे का स्रोत क्या होना चाहिए। एक तो इंटरनल रिसोर्सेज था, एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज था। तो इंटरनल रिसोर्सेज में कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है, लैब के अंदर से। इंटरनल मतलब अंदर, तो अंदर से पैसा जो जनरेट हो रहा है, जो फंड्स हमारा इंटरनली बिजनेस लैब से जो जनरेट हो रहा है उसको हम इंटरनल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रिसोर्सेज में जो फंड हम बाहर से, लैब जो हमारा बिजनेस है, लैब है उससे बाहर से अरेंज कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आता है हमारा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, फाइनेंशियल कंपनी से लेना, बैंक से फंड लेना, डोनेशन चैरिटीज से लेना, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, एक लिस्ट है, कंप्रेसिव लिस्ट है, जिसमें मूवेबल आइटम, जो भी हमारे मूवेबल आइटम जो हमारे लैब के चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मूवेबल आइटम की लिस्ट होती है जो हमारे टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट जांच करने के लिए, अलग अलग जांच करने के लिए, और वो मेंटेन कर सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ को कि वर्किंग कंडीशन में चले। इन्वेंट्री एक ऐसी कंप्रेसिव लिस्ट है
जो मूवेबल आइटम्स की, जिसके द्वारा जिनकी जरूरत पड़ के हम बहुत सारी टेस्टिंग को, बहुत सारी जांच कर सकते हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारी जो लैब है वो वर्किंग कंडीशन में चलती रहे। ठीक है, इन्वेंट्री वो है। ठीक है, अब उसके बाद इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है, तो इन्वेंट्री, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आता है कि हमें जो सामान प्राप्त हो रहा है उसका सही समय पे, सही क्वांटिटी में, सही प्राइस में हमें प्राप्त हो, ये ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कंट्रोल का। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में एक चीज़ें आती है कि इन्वेंट्री कंट्रोल किस किस टेक्निक से कर सकते हैं। तो एक होता है ABC टेक्निक और एक होता है VED टेक्निक। ठीक है, ABC टेक्निक में क्या होगा, जो बिल्कुल ही बहुत ही नेसेसरी ABC टेक्निक और VED टेक्निक, जिसे हम डेली इन्वेंट्री में भी बांट सकते हैं, डेली इन्वेंट्री और वर्क बेंच इन्वेंट्री। जो ये क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि डेली इन्वेंट्री और वर्क बेंच इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो A है वो स्टैंड्स है कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमें जो चीज़ें मिल रही है वो हमारी कितनी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। डेली इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ है उसको डेली निगरानी रखनी पड़ रही है, वो चीज़ें आती है डेली इन्वेंट्री में। और वर्क बेंच इन्वेंट्री में आती है कि जो चीज़ें हमें लंबे मतलब इतनी रिक्वायर कि मतलब उस पर निगरानी तो करे पर हम उस पर ध्यान रखें पर थोड़ा टाइम में। एक तो डेली इन्वेंट्री करे, डेली उसकी जांच करे, भाई ये चीज़ खत्म हो गई तो हमारी लैब नहीं चलेगी, एक डेली इन्वेंट्री उसमें आता है। वर्क बेंच इन्वेंट्री में मतलब थोड़ा समय लेके उसकी जांच करे, वर्क बेंच इन्वेंट्री में वो आता है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो ABC टेक्निक है वो A जो है वो स्टैंड है हमारी हाई वैल्यू आइटम पे। हाई वैल्यू आइटम मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस आइटम की, हमारे लैब में बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी। ठीक है, B जो है वो रेफर करता है मीडियम वैल्यू आइटम। ठीक है, और जो C है हमारा रेफर करता है लो वैल्यू आइटम। मतलब उनकी वैल्यू तो है हमारे में पर बहुत लो है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे इस वाली चीज़ें में, इसमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आइटम है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत है उस चीज़ की, पर इसमें चीज़ें ज़्यादा आएगी हमारे पास। मतलब हमारा जो क्या होगा इसमें कि 70% फंड जो है वो यूज़ हो जाएगा, पर इसमें हमारे मतलब डेली टू डेली हमें इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। ठीक है, हाई वैल्यू आइटम मतलब बहुत ज़रूरी है हमारी लैब के लिए। तो A जो है वो उसको में क्या करते हैं हम डेली टू डेली बेसिस पे हम इसको जांच करेंगे, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये आता है डेली इन्वेंट्री में। ठीक है, मीडियम वैल्यू आइटम जो है उसमें क्या होता है, थोड़ी ये सस्ती होती है, लेस कॉस्टली होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, और इसको हम वीकली 7 दिन में या 15 दिन में हम इसकी जांच कर सकते हैं। जो C है उसको 1 मंथ या फिर 2 मंथ में उसकी जांच कर सकते हैं कि भाई ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे महंगी चीज़ें ये है जो हमें बहुत ही मतलब ज़रूरी है, जो डेली बेसिस पे स्ट्रिक्टली हमें, जिसके कारण हमारी लैब ही नहीं चल सकती, तो वो ये है। ठीक है, तो डेली इन्वेंट्री में A वाला आएगा। और V जो है VED ये जो है वो क्या है, विटल। V स्टैंड फॉर विटल, E स्टैंड फॉर एसेंशियल और D स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल। ठीक है, डिज़ायरेबल। जो विटल है वो मतलब भी वही है कि बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे जिसके कारण हमारा लैब चल ही नहीं सकता। हमारे लैब को स्मूथली वर्क करने के लिए विटल बहुत ही नेसेसरी, विटल का मतलब बहुत ज़रूरी, एसेंशियल मतलब थोड़ी ज़रूरत है, और डिज़ायरेबल मतलब वो चीज़ें है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। लैब की क्वालिटी को इंक्रीज करता है डिज़ायरेबल वाला आइटम्स। ठीक है, तो V वाला जो है वो फिर डेली इन्वेंट्री वाले में आ रहा है, वर्क बेंचेस वाले में ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी टर्म आ सकती है कि स्टोरेज क्या है। तो स्टोरेज क्या है, हमें जो भी चीज़ें स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर रूम होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे चीज़ें स्टोर करनी होती है। ठीक है, तो स्टोरेज में सारी चीज़ें को एक जगह पे होल्ड करके रखना है। जो भी आइटम्स है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीनों के लिए है, फुल ऑटोमेटिक उन सब के लिए उसकी जरूरत है। ठीक है,
तो ये हमारी 3rd यूनिट पे कंप्लीट हो चुकी है। 4th यूनिट मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो जाके। 5th यूनिट में था कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए हमारी लैब के लिए, ठीक है। तो वो हम इसमें बताएंगे कि क्या क्या हमें सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए हमारी लैब में, वो चीज़ें आती है। और एक BMW वाली चीज़ें भी उसी में आती है, तो वो हम बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। 4th यूनिट मैंने करवा दी है। 4th यूनिट में आपको करना क्या है वो आप देख सकते हो कि हमें 4th यूनिट मैंने वैसे वीडियो में अच्छे से बता रखी है। 4th यूनिट में पहले तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है क्या है, उसका एम क्या है, फिर कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, जो प्री एनालिटिक एनालिटिक फेज है, डायग्राम की मदद से आप उनको समझा भी सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद पोस्ट एनालिटिक है, फिर उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस भी है, वो भी आप पढ़ना है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, कई बार छोटे टर्म में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, एक एक्यूरेंसी और प्रिसीजन भी पूछा जाता है छोटे टर्म में, वो हमें बताना है, ठीक है। अब उसके बाद है क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए हमें क्लिनिकल लैब में। तो हमें सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव मटेरियल जो भी है, ग्लव्स, लैब कोट, आई ग्लासेस, माउथ मास्क, सभी फेस शील्ड, ये सभी कवर होने चाहिए, ठीक है। हमें जो काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो उसके अगर स्किन पे कट लग रहा है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो उसको पहले कवर कर लेना है लैब में पहुँचने से पहले। और जो भी लेबल्स, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन पे जो भी लेबल किया गया है, चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उनको केयरफुली रीड करना है और फॉलो करना है हमें। और जो केमिकल्स हैं उनके साथ हमें हैंडल करना है सेफ्टी, ठीक है। आप ये कुछ पॉइंट, जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है केयर मेंटेनेंस ऑफ जो भी इक्विपमेंट्स की केयर मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कि हाउ टू यू केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स। तो आप उसमें ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि रीड एंड फॉलो ऑल लेबल्स, हैंडल ऑल केमिकल सेफली, ठीक है। और ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि कभी भी वाटर में एसिड को ऐड नहीं करना है, ठीक है। और कभी सेंट्रीफ्यूज, तो ये तो एक कॉमन पॉइंट हो गया कि सेंट्रीफ्यूज जो है उसको पहले, अगर वो चल रहा है, जो वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए तभी उसका ढक्कन को हटाना है, ठीक है, लिड को हटाना है हमें। और जो कंटामिनेशन की चीज़ें है उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, ये सेफ केयर मेंटेनेंस में भी कर सकते हो आप। ये 2 पॉइंट ही कर सकते हो ऐसे, मेनली 3 पॉइंट ये, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ें ड्रिंकिंग एंड ईटिंग अलाउ नहीं है हमारे लैब में। और जो माउथ पिपिटिंग है वो कभी नहीं करनी चाहिए। क्लिनिकल स्पेसिमेन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और हाथ को कैसे धोना है। और हमें हमारी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव में, तो उसको लैब में ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे जांच कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें जो भी क्लिनिकल टेस्ट में जांच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो चीज़ें आती है वो आती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि भाई कि कैसे हमें एक BMW का डिस्पोजेबल भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है, तो कैसे उसको कैटेगरी 1 में ह्यूमन के जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, मतलब ह्यूमन के जो पार्ट्स है वो वेस्ट सारे ह्यूमन टिश्यू ऑर्गन्स हो गया, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें धरती में दबा देना है, इंस्क्रेशन कर सकते हैं, जला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये BMW के डिस्पोजेबल आइटम्स है कि भाई कैसे उसको डिस्पोज करना है। और लोकल ऑटोक्लेविंग करनी है। लोकल ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि भाई कोई चीज़ है उसको बिल्कुल स्टरलाइज कर लेना है। तो माइक्रो की चीज़ें को हम ज़्यादातर वो करते हैं, लोकल ऑटोक्लेविंग ही करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेविंग भी करते हैं। तो ये BMW का डिस्पोज में आप ये लिख सकते हो, आप ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो 5th यूनिट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या यूज़ करनी चाहिए हमारे लैब में। तो वो पॉइंट्स मैंने बताए थे, 10-15 पॉइंट है, वो आपको याद होने चाहिए। और हमारे ये जो ट्रीटमेंट्स वाला है, इसमें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए डिस्पोज का कि भाई कैसे डिस्पोज करना है। तो BMW का डिस्पोज यहाँ से करना है कि ये कैटेगरी है, उनको डिस्पोज ऐसे करना है, ठीक है। तो 2-4 मेन पॉइंट ही है डिस्पोज करने के, डिप ब्रूइंग है और एक इंस्क्रेशन है, लोकल ऑटोक्लेविंग है, माइक्रोवेविंग है, ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5th यूनिट तक कवर करवा दिया। अब जो यूनिट बच गई हमारी फर्स्ट एड बॉक्स वाली, और ये जो आगे की यूनिट है वो शायद मैं आपको बोर्ड पे करवा दूँ या फिर नोटबुक में भी करवाऊँगी, तो हम पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगी। कल का टाइम है, फिर एग्ज़ाम ही है आपका, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।